गुड इवनिंग। चंद्रा क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने बड़ी मेहनत से अपना पेपर दे दिया है और अब टाइम है उस मेहनत को जस्टिफाई करने का और ये जानने का कि आपका पेपर कितना सफल रहा, कितना दिक्कत हो सकती है और कितना अच्छा भी हुआ है। बहुत लोगों का अच्छा हुआ है जो लोग रेगुलर क्लासेस में लगे रहें और अपने टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करते रहें, और उनके लिए तो बेहतर ही है। बट हाँ, आप अपने आंसर को मिला करके ये चेक कर पाए कि आप कहां पे चूक किए हैं, अन्यथा नहीं किए हैं, है ना। आइए समझते हैं कि आपके आंसर्स में कितना हद तक आपका आंसर बढ़िया बैठ रहा है। क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट लर्निंग एफिशिएंसी एंड मीनिंगफुल वेज व्हेन डैश। विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब नई अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग होती है। उनके प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और निपुणता हासिल करने की बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है। साहब, पहले ही बताया गया था कि आप अपने नेगेटिव आंसर्स को रिलेट नहीं करेंगे। कतई आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स को ऑप्शंस में जस्टिफाई ही नहीं करेंगे। इसलिए नई अवधारणा पहले से सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग होती है। क्या आपको लगता है कि यह बात सही है? नहीं भाई, आपकी अवधारणा तभी बनती है जब अपने लेवल टू लेवल पे अपडेट होते रहते हैं। तो नई अवधारणा पुरानी अवधारणा को इलिमिनेट नहीं कर सकती, गलत है गई। तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को उन्हें जानकारी असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, असंगत तरीके से करेंगे तो आपकी विषय वस्तु की जानकारी आपका पूरा नहीं पड़ेगा। और निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान कतई नहीं। अगर आपको निपुणता चाहिए और असफलता से भागना बिल्कुल नहीं है ना। एडिसन ने पता नहीं कितनी बार खोज करी, कितनी बार असफल हुआ, तब जाके उसने बल्ब बनाया और उस असफलता से उसने हर बार सीख ली, तब जाकर के उसको बात पता चली। तो ऑप्शन नंबर 2 है उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है, जिससे बाल केंद्रित शिक्षा रचनावादी सिद्धांत पर आधारित होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बेस्ट है। ठीक है ना, बेस्ट है। बेस्ट का मतलब यही सही है। आप मिलाते जाएंगे और लास्ट में अपने कमेंट में ऑप्शंस में मिला करके ये आंसर बताएंगे कि कितना सही हुआ है। क्या आपने सीटेट की नैया पार कर ली है या कुछ लोगों की तरह नैया डूब भी सकती है, उसको आप बताने का कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि एडेप्टेशंस की बात की गई है और एडेप्टेशन तभी होता है जब आप क्या करें, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज अपना लें, है ना। और क्या अपना लें, लर्निंग गोल्स को भी जस्टिफाई कर लें और साथ साथ क्या कर लें, प्रोविजनिंग ऑफ सपोर्ट सहायता के प्रावधान में भी बात कर लें और साथ ही साथ असेसमेंट भी जरूरी है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे आप मेहनत कर रहे हो तो जब तक आपका असेसमेंट नहीं होता तब तक आपका जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का चारों सही है। दूसरे का चारों सही है। लर्निंग गोल्स भी ठीक है, प्रोविजन ऑफ सपोर्टिंग भी ठीक है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी भी ठीक है, असेसमेंट भी ठीक है। आप अपने आंसर्स मिलाएंगे और बताएंगे ताकि आप जस्टिफाई कर पाए अपने आंसर्स के मैच करने के तरीके से। ठीक है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। अब की बार असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन अच्छे दिए हैं और आपको यह समझना चाहिए था कि आप एक टीचर हो और टीचर हो तो आप नेगेटिव बातों को एकदम हटा दीजिए तो पॉजिटिव बातें क्या निकल के आती हैं, तब आप अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर पाते। फिलहाल हम असर्शन नंबर 1 यानी रीजन नंबर असर्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? कारण यह है कि अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो कि क्रियाओं को सुसाधित करती है। कितना अच्छा शब्द से ये आपको भगाने की कोशिश कर रहा है अपने टॉपिक से। अगर आपने ये पकड़ लिया इमोशन तो कॉग्निटिव प्रोसेस है ही है। आपके संज्ञान में बात आ गई तो आप अपने किसी भी पॉइंट पे बच्चों को चिंतन करवा सकते थे, है ना। वाइगोत्स्की, है ना, नॉर्म चॉम्स्की, ये सब अगर आपने थ्योरी सर की क्लासेस में ध्यान से देखी होगी तो आपको इसमें कतई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसमें दोनों के दोनों सही है
और साथ ही साथ जब दोनों सही हैं तो आपको कौन सा बताना था, रीजन और कारण। दोनों सही है भाई, ए और आर दोनों सही है और कारण का व्याख्या भी ठीक है। ठीक है ना, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। चौथे का आंसर जरा चेक करते हैं भाई, देखें कितने लोगों का बात सही हुआ है। चौथे का आंसर क्या है, कह रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य, अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। क्या ऐसा है क्या, अगर आप बचोगे तो क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। अब एक चीज बताइए, यहां पे बचना चाहिए वर्ड है, नेगेटिव है, निष्क्रिय प्रक्रिया है, रटने और नकल करने के माध्यम सबसे प्रभावी ढंग से। क्या ये बात जस्टिफाई है, क्या है जो स्टूडेंट के तौर पे, क्या एक टीचर के तौर पे आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि बेटा नकल करना सही है, रटना सही है और साथ ही साथ आप जो है काम से, सहयोग से सबसे बच जाओ। कतई ये दोनों के दोनों बातें गलत है और यही सही विकल्प है, यही सही विकल्प है। आपने अगर ऑप्शन नंबर 2 चुना है तो आपके लिए एक और क्वेश्चन का इजाफा आपके सीटेट के नैया को पार लगाता हुआ कर रहा है। बढ़िया, बढ़िया तरीके से देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन ये कहता है साहब कि विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। अच्छी बात है, अभिकथन है। कारण कहता है विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों को समालोचनात्मक, रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। मैंने आपकी जब क्लास एक बार ली थी तो मैंने कहा था अगर आपको इस सारे शब्दों में कोई भी कतई कंफ्यूजन होता है तो आप एक बार थोड़ा सा जोर लगा के, दिमाग लगा के, इत्तू सा आप इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ लेते। सीधा सीधा बोल रहा है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। अच्छी बात है। engaging in conversation across differences hinders children's ability to think and critically and creativity। आपने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी तो उसने क्या किया था, बहुत सारे टीचरों को उठा करके भाई ट्रेनिंग के लिए विदेश तक भेजा था, है ना। नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ऐसे देशों में जहां पे एजुकेशन को एज अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है और वो लोग फॉलो भी उसी तरीके से करते हैं, है ना, वो लोग फॉलो भी उसी तरीके से करते हैं। तब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि ये पहली बात तो ठीक कह रहा है, पहली बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन क्या ये दूसरी बात सही बात लग रही है क्या। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बाधा, और मैंने कहा था कि भैया अगर आपके ऑप्शन में नेगेटिव बात आ जाए वहीं पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए तुरंत के तुरंत, कि ये जब कह रहा है कि बाधा डाले, समालोचनात्मक, रचनात्मक रूप से आपका क्रियात्मक में, है ना, दिक्कत हो जाए तो आपको वहीं काट देना चाहिए था, इसको ऑप्शंस को काट देना चाहिए था। किसको काट देना चाहिए था, किसको काट देना चाहिए, ये। यानी अभिकथन तो ठीक, कारण गलत, यानी ये सही और आर गलत हो गया। अगर आपको ये बात सही लगी तो आपके नंबर में एक और इजाफा बढ़ गया। 5 के 5 क्वेश्चन आपको ठीक लगे तो आप अपने कमेंट जरूर करते जाएं कि आपका दिक्कत कहां पे हुआ। हमारे बहुत सारे जो सीनियर्स लोग थे, जो टीचर्स लोग थे और साथ ही साथ जिन लोगों ने कई बार प्रयास किया था, उन लोगों का अगर अब तक सीटेट में कोई डाउट रह गया हो तो आप निश्चित रूप से एक बार ऑफलाइन क्लासेस जरूर ट्राई करें, है ना। इसलिए ना ऑफलाइन कर पा रहे हैं तो कम से कम ऑनलाइन क्लासेस लेकिन प्रॉपर करें। अगर आपको सीडीपी पेडागोजी अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार जरूर आप संपर्क करें ताकि आपका बात जो है ठीक से रखी जा पाए, आपके दिमाग में वो बातें पहुंचाई जाए जहां से आपको लगता है कि हाँ मैं अब की बार नहीं हो पा रहा है और अब की बार दिक्कत हो गई, फिर से थोड़े से रह गया, तब आप यहां पे जरूर संपर्क करें, है ना। हेल्पलाइन नंबर आपके नीचे चल रहा है। और आपके सुपर टेट के सहयोग के लिए, साथ ही साथ ये हमारे टीजीटी पीएचडी के लिए, उसमें जो मेंस वाला प्रक्रिया वो खूब अच्छे से चल रहा है, बहुत सारे बच्चे धड़ाधड़ एडमिशन ले रहे हैं, आप भी संपर्क कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास सफलता के लिए बहुत कम समय है साहब, और गलतियां कर करके सीखेंगे ना तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि आप अपने लिए क्या बेहतर चुनते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए फिर से सर्सन रीजन का क्वेश्चन है। बहुत लोगों को ये लगा कि ये बड़े चीज मतलब गड़बड़ है, हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं, तो ये उन्हीं के लिए क्लास आप एक बार जरूर देख के जाइए साहब, ताकि आपको पता चले। क्या पता चले,
जरा देखिए, क्वेश्चन ये है कि हाँ, पठन वैकल्य से जूझ रहे। अब पठन वैकल्य शब्द नहीं समझ में आएगा तो फट से यहां पढ़ना था। चिल्ड्रेन हु आर स्ट्रगलिंग विद द डिसलेक्सिया, यहां समझ में आ गया, डिसलेक्सिया की बात कर रहा है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, है ना, डिस्मॉर्फिया, है ना, ये सब के सब जो है चीजों को एकदम रट्टाफिकेशन करना होता है। जो चीज रट्टाफिकेशन वो तो समझिए आप, जिनको याद नहीं होता है वो लोग रटे 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 और उसको समझने की कोशिश करें। अब यहां पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा भैया, ये एक बात तो समझ में आ गई, अभिकथन कुछ ऐसा कह रहा है। जब अभिकथन कुछ ऐसा कह रहा है तो हम रीजन जानने की कोशिश करें, क्या ये सही बात है कि नहीं है। देखो, सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। ये बात ठीक तो है, बात ठीक तो है, लेकिन जरा सोचिए, इस क्षमता को बढ़ावा देने से क्या ये डिसकैलकुलिया या फिर डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया दूर हो पाएगा क्या? नहीं ना। रीजन और कारण दोनों, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, बट लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, बट आर जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। यही आपका आंसर हो जाना चाहिए था। आंसर आपका हो जाता है 4, है ना, आंसर आपका हो जाता है 4। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 4। छठे का चौथा ऑप्शन ही सही है। ये सब कर रहा है, लेकिन ये चीज से डिसकैलकुलिया अथवा डिस्ग्राफिया अथवा डिस्मॉर्फिया दूर नहीं होगा। ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आते हैं ऑप्शन नंबर 7 पे। इसका आंसर, छठे का आंसर नंबर है 4। आप मिला करके अपने आप में मैच करके आराम से देखिएगा और समझिएगा, और नहीं हुआ है तो वापस एक बार कोचिंग का रुख जरूर करें। आते हैं आगे। क्वेश्चन 7 क्या कहता है साहब? क्वेश्चन ये कहता है सीखने के बारे में निकले में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। अब कुछ लोग सही तक पहुंचे मार के निकल गए होंगे। नहीं पे बात रोकते हैं, नहीं पे बात रोकते हैं। तो क्या कहता है, क्या कहता है? सीखने का कौन सा कथन सही नहीं है? तो सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता। अच्छा, ये कब से होने लगा? सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रामाणिक कार्यों में है होती। अच्छा, ये भी बात ठीक है भाई, समझ लेते हैं कि जो ये कह रहे हैं क्या ये बात ठीक है क्या? क्या ये बात ठीक है क्या? शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं वाला पूछा है, बस यही कंफ्यूजन आपको पालनी थी, और ये जानबूझ के क्वेश्चन दिया भी गया है ताकि आप कंफ्यूज रहो। सबसे बड़ी बात, सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रामाणिक कार्यों में होती है। क्या ये क्वेश्चन गलत? ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन इसने तो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, बिल्कुल गलत बात है। यही ऑप्शन के हिसाब से सही है। अब कुछ लोगों ने नीचे ऊपर में कर करा के बेड़ा गर्क किया होगा, बट हाँ, हम ये कहेंगे आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा तो आंसर भी आपके ठीक निकले होंगे। आते हैं ऑप्शन नंबर 8 पे। 8 ये कहता है, 8 ये कहता है प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियां कौन सी है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर हिंदी वाला पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से कंफ्यूज होंगे। आई गारंटीड। Two commonly used strategies for the effective problem solving are algorithms and response set, heuristics and response set, heuristics and algorithms, heuristics and functional fitness। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपका आंसर अनुभव आधारित निकल के आ गया होता। और अनुभव आधारित अगर आपने निकल के देख लिया होगा तो क्या इसमें कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है? ऑप्शन कौन सा? अनुभव। अनुभव अनुभव की बात कर रहा है तो साहब ये तीसरा ऑप्शन है क्या? स्वानुभाविक और कलन विधि। कलन विधि का मतलब होता है कि आपका जितना भी कैलकुलेटिव पार्ट है, या यूं कहें कि उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर जस्टिफाई कर पाएंगे। तो 8वें का तीसरा ऑप्शन सही है। बोलो बोलो, ये बात ठीक है क्या? 8 तक हम लोग पहुंच चुके। 9वें की बात करते हैं। पेडागोजी जिसने अच्छे से किया उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है तो आपके आंसर फटाफट 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 निकलने लगते हैं। अब देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज,
क्या बोलते हैं भैया, बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतर्निहित रूप में प्रस्तुत की जाती है ना। बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिससे सुधारने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। अनियंत्रित व्यवहार कब से होने लगा? बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल बात है। बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित हो, नहीं। बच्चे को सीखने का प्रक्रिया तो पैदा होते ही शुरू हो जाता है ना, पैदा होते ही शुरू हो जाता है। और जब पैदा होता है तो बच्चा जैसा देखेगा वैसा सीखेगा ना साहब। तो बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये बिल्कुल ठीक है। चूंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कर रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कर रहा है, और वो थ्योरिस्ट यही बात पे जस्टिफाई करते कि बच्चा देख के सोच के समझ के सब कुछ सीखता है ना। बच्चा गुगु गुगु बोलता है ना साहब, तो उसका भी कुछ मतलब होता है। मम 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 बोलना शुरू कर तो उसका कुछ मतलब होता है। आपको ये सारी की सारी जो नॉलेज है, या यूं कहें कि अच्छे से पढ़ने का जो तरीका है, आपको सर ने बहुत अच्छे सिखाया था, मनोज सर ने। बट हाँ, आपने अगर ध्यान दिया तो बेहतर करने की कोशिश हुई होगी, और अन्यथा नहीं भी किया होगा तो भी आपने जहां से पढ़ा बढ़िया पढ़ा, बट आपने पढ़ने के तरीके और समझने के तरीके, एलोबरेट करने के तरीके पे आपका डिपेंडेंसी होता है कि आपके एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं, अन्यथा नहीं। पढ़ने से ज्यादा वहां पे पढ़ करके समझ करके आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने हमेशा कहा है, अगर आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं साहब तो सिर्फ हिंदी पे ध्यान मत दीजिए, अंग्रेजी वाला पार्ट भी जरूरी है। वहां से आपको क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से मिलता है। कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 ये कहता है which of the following are the effective teaching strategy to cater to diverse needs of the learners in a classroom? The options are differentiated instruction, standardized curriculum, individualized education plans. क्या आपको लगता है कि तीनों पॉइंट सही है? तो आप देख पाएंगे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ये बात तो ठीक लग रही है, ये बात ठीक लगी, क्योंकि आप अगर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देते हैं इसका मतलब ये होता है विभेदित निर्देश। विभेदित निर्देश आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के तो दिया नहीं जा सकता। बच्चों के पास 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं, बच्चा कुछ घर पे भी जाके एक्स्ट्रा सीखता है, तो एक्स्ट्रा लर्निंग आपको डिफरेंशिएटाइज तो करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो ठीक, पहला ऑप्शन ठीक। अब ये बोल रहा है मानकीकृत पाठ्यचर्या। अगर मानकीकृत पाठ्यचर्या आप दे देंगे तो बच्चा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो स्टैंडर्डाइज तो करना है, बट इस तरीके से तो नहीं, क्योंकि आपको इफेक्टिव टीचिंग मेथड बताना है। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब यह है कि बच्चा हर तरीके से सीखना चाहिए। किसी बच्चे की हिस्ट्री तेज, किसी बच्चे की ज्योग्राफी तेज, किसी की इंग्लिश तेज, किसी की मैथ तेज, तो आप हर किसी को एक मानक में ढाल देंगे तो बच्चे का जो टैलेंट है वो सरासर दब जाएगा। तो व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं भी उसके लिए लाभदायक होती है। तो ए और सी दोनों सही है। ऑप्शन 10 का फर्स्ट करेक्ट आंसर है। दोनों बातें आप जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हो पा रहा है अब तक। 11वीं की बात करते हैं साहब। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? बस इसी बात को अंडरलाइन करके समझ के आपको आंसर देना था। क्या बोला? प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, जटिल समस्या को सरल भागों में विभाजित करना, पैटर्न संबंधों को पहचानना, समस्या को हल करने की तार्किक तर्कशक्ति का प्रयोग करना। ये चारों ऑप्शंस आप अगर जस्टिफाई करेंगे, आप ये चारों ऑप्शन जस्टिफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कतई वो बात नहीं कह रहा है जो आपको लग रहा है कि ओवरलुकिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्यों कह रहा है? ये प्रासंगिक जानकारियों को अनदेखा करना ये गलत है। आपसे गलत ही तो पूछा, सही तो पूछा नहीं। ये तीनों तो सही हैं, ये तीनों तो एकदम से सही है भैया, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन गलत पूछा है। तो ये अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनदेखा करेंगे तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत यहाँ पे इर्रेलेवेंट हो जाएगा, और वाइगोत्स्की का सिद्धांत मतलब आपके संज्ञान विज्ञान की बातें सारी गई का, है ना? सारी संज्ञान की बातें आपके चली गई गड्ढे में, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा तो। आते हैं, है ना? ओके, 12वें पे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों को एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। चलिए बढ़िया, यहां तक बात खत्म। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित किस बात पर ध्यान विचार करना चाहिए? तो साहब पहली बात तो ये है, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए इस बात को इंपॉर्टेंट करिए, उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये।
बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ही सही बात है, यही सही है। शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान दें, जैसे बात जस्टिफाई किया गलत नहीं, जो पहले से समझ के उन्नति है, नेगेटिव जस्टिफाई कर रहा है। अगर आपके आंसर में नेगेटिविटी बात कह रही है तो बिल्कुल काट दीजिए उसको फटाफट। शिक्षिका प्रत्येक विद्यार्थी से निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देनी चाहिए, बस ऐसी कतई नहीं बात है। अगर आप उसको सबको समान स्तर दे देंगे तो हाथी घोड़ा बैल ऊंट सब बराबर हो जाएंगे, नहीं, कुछ बच्चों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका ही आंसर है और आंसर आपको पता चल गया होगा। मिलाते जाइएगा और बताते जाइएगा कितना हुआ कितना नहीं हुआ। जरा देख के बताइए, एक क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो फटाक से पढ़ जाएंगे। डिमेंशिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये क्या कहता है? मनोभ्रंश, ध्यान न्यूनता, क्रियाशीलता, पठन वैकल्यता, स्वालीनता स्पेक्ट्रम। जैसे ये वर्ड आता है ना तो आपको लगता है कि ये क्या ही आ गया। डिसलेक्सिया से आप परिचित है, वैकल्यता से नहीं। डिसलेक्सिया से आप परिचित हो, वैकल्यता बिल्कुल नहीं। और आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये उसकी बात तो कर ही नहीं है। डिमेंशिया तो भूलने की बीमारी है ना। अटेंशन डेफिसिट हाइपरसेंसिटिव डिसऑर्डर, ध्यान न्यूनता, क्रियाशीलता विकार, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ध्यान न्यूनता कैसे आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे ही नहीं। अगर आपने डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ रखा है तो आप पढ़ने के प्रभाव की कमी के बारे में जानते होंगे। क्यों पढ़ने की कमी? क्योंकि आप जो उस वक्त फ्लुएंसी नहीं ले आ पाएंगे, वर्ड्स पहचान नहीं पाएंगे, आपको कुछ तोतलापन निकलेगा, है ना, आप कुछ का कुछ प्रोनाउंस कर पाएंगे। ये पढ़ने, शब्द पहचानने और शब्दों क्रम में गड़बड़ी होती है, इसी को कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड संबंधियों के बारे में आप 13 का 13वां आंसर, 13 का तीसरा आंसर ये आपका करेक्ट है, डिसलेक्सिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा सेशन। चलिए देखते हैं 14 की बात कर लेते हैं। 14 कहता है, विद्यार्थी एक ऐसी वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? अपनापन, डर, अस्वीकृति, सुरक्षा। ले भैया, कुछ गड़बड़ बात नहीं लग रही है आपको? गड़बड़ बात इसलिए लग रही है कि आप देख पाएंगे, अगर बच्चे को लगेगा कि आप उनके साथ बिलोंगिंगनेस मतलब अपनापन महसूस करवा रहे हैं, सुरक्षा महसूस करवाएं, तो बच्चा खुल के आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त करेगा, अपनी समस्याओं को बताएगा एज ए टीचर। अगर आप उसको डरा के रखेंगे, आप उसको रिजेक्ट करेंगे, तो आपसे कतई वो सारी बातें नहीं बताएगा और आपका बच्चा आपके क्लास में ही आपके सामने बिल्कुल भी डर डर के बोलेगा नहीं, बोलेगा ही नहीं। हम तो यही कहेंगे हो सकता है स्कूल ही छोड़ दे या नहीं आए। तो आपका आंसर क्या हो गया? चौथा। ठीक है, 14 का चौथा। बहुत अच्छा। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप एज ए टीचर क्या क्या कर सकते हो बच्चों के लिए। और बच्चे अमूर्त टाइप के होते हैं, आप कितना ठोकेंगे पिटेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप समझने की कोशिश करेंगे कि आप टीचर है तो उसको कैसे अपनापन महसूस करवाएंगे। ठीक है, बढ़िया। आते हैं आगे। 15 क्वेश्चन ये कह रहा है, साहब, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए सुनिश्चित करने के लिए वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? अब सहायक रणनीति है तो जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, समझने का नाटक करना, अपरिचित शब्दों के लिए अपनापन व्यक्त। मैं सीधा कहा नेगेटिव बातों को हटाइए, और नेगेटिव बात को हटाते ही आपका आंसर क्या निकल के आता है? निकल के आता है कि भैया जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना। चलिए, अच्छी बात है। समझने का नाटक करना, आप ऐसा करेंगे क्या? ऐसा करेंगे क्या? बिल्कुल गलत बात है। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, बिल्कुल नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप टीचर हैं तो कुछ भी बना देंगे क्या? नहीं। आप प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण मांगना, ये दोनों बातें कर सकते हो। ऑप्शन नंबर थर्ड, 15 का थर्ड हो गया। बिल्कुल ये बात जस्टिफाई होती है आपके सामने। आइए 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, फिर से असर्शन रीजन की बात करती है। अगर आपको इंग्लिश में हिंदी में दिक्कत होती है, इंग्लिश वाला पोर्शन तुरंत पढ़ेंगे। क्या पढ़ के बताएंगे? मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है, बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र को बजाय छात्र जो विकलांग है। अब आप यहां पे समझने की कोशिश करिए, जब आप इस तरीके के सिचुएशन में फंसते हैं तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे, मतभेदों की बात करते समय व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए, करेक्ट बात है। जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर, जैसे विकलांग छात्र को बजाय छात्र, नहीं, आप उसमें डायवर्जन नहीं कर सकते, बच्चे को आगे करना पड़े। अगर विकलांग छात्र तो उसके प्रति आपको थोड़ा सहानुभूति तो रखनी पड़ेगी। विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा को उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये बात ठीक तो है,
अन्यथा आप सारे बच्चों को एक जैसा लाइन में खड़ा कर देंगे। अब उस सिचुएशन में ये गलत हो जाएगा कि आप उसको भी उतना ही दंड दे रहे हैं जो विकलांग है, और जो सही सलामत उसको भी उतना ही दंड दे रहे हैं। तो नहीं, ये बात ठीक नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये आंसर मैच करोगे, कथन और कारण दोनों ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ये भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है। तो हम इसका देखेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, जरा यहां मिलाइए भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। कथन हाँ, कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल करेक्ट करता है ना। आप एज ए टीचर बढ़िया तरीके से उसको समझ पाने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। क्या बोला मैंने, 17 क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे का सिद्धांत आ गया भाई। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोच कर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके, अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने की मानसिक परीक्षण प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वो किस अवस्था में पहुंच जाते हैं। लो, अब ये अगर जिसने भी जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा है ना, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, तो उसमें आपको फटाक से आंसर निकल के समझ में आएगा, क्योंकि बच्चा एक अमूर्त चिंतन करता है। अब बच्चा अगर अमूर्त चिंतन किया तो अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा, परिकल्पनाएं बनाएगा, और परिकल्पनाएं बना के अपने मानसिक रूप से उनका क्या करेगा, परीक्षण करेगा, और परीक्षण करेगा तो कुछ रिजल्ट बनाएगा। उस रिजल्ट पे जस्टिफाई ये होता है कि वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्राप्ति कर चुका है। ये 17 का 2 आंसर बनेगा। बहुत शानदार तरीके से आप जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। बढ़िया। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एनईपी आ गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई भाई। अगर आपको मनोज सर की क्लास 1 भी आपने देखी होगी, तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। क्या बोला था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। अगर आपने 2020 पढ़ा है एनईपी, तो इसके आपको लगता है कि आंसर आपके सामने टिक पाएगा। अरे परीक्षा प्रणाली को सतत रूप से बनाने की बात करता है, यही तो करता है। तो स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की बात करता है, बिल्कुल ठीक करता है। बुद्धि के एकात्मक धारणा को लागू करने की ना, छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का मूल्यांकन करने की बिल्कुल नहीं, आकलन के एकात्मक रूप में क्रियान्वित करने की, ये बात ठीक लग रही है, ये बात ठीक लग रही है। तो आंसर क्या है साहब, आंसर ये है इनकॉर्पोरेटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। ये वर्ड एनईपी में एकदम अच्छे से लिखी हुई है। स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की बात करता है कौन, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन जीन पियाजे, अगेन जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, तो आपको वहां पे एसिमिलेशन एंड एकोमिलेशन की बात भी हुई होगी। एसिमिलेशन एकोमिलेशन की बात अगर कर लिया गया, तो आप वहां पे एक तरीके से आपके स्कीमा में बदलाव की बात हो रही है, और वो बदलाव आपका ऑप्शन नंबर 2 में सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। क्या, इज द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीम। क्या यही बात है, बिल्कुल है। आप स्कीमा को बदल करके पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया सीखते हैं, ये आपका जीन पियाजे का सिद्धांत है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते जाएंगे और बताते जाएंगे। क्या बोला मैंने, लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पे अटके हुए थे, उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक की डैश की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। अगर आपको अभी भी यहां पे कंफ्यूजन लग रही है, तो आप एक बार इंग्लिश वाला ऑप्शन पढ़ लीजिए, फंक्शनल फिक्सनेस, स्कैफोल्डिंग, एसिमिलेशन, कलेक्टिव मोनोलॉग्स। ये जैसे ही आपने पढ़ा, स्कैफोल्डिंग आपका आंसर सामने है। वाइगोत्स्की यही तो कहते थे भैया, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक द्वारा दिए गए संकेत और सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात कहते थे, जिससे बच्चा अपनी वर्तमान क्षमता को आगे बढ़ा पाता है। अरे यही तो है आलम्बन। आलम्बन वर्ड ना समझ में आ गया तो स्कैफोल्डिंग समझ में आ गई, और आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। यहां पे अगर आपने ये पढ़ा, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। 21 कहता है साहब, 21 कहता है सीखने की संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रीय सांस्कृतिक रूप से पृथक होता है। पृथक होता है, अगर आप पृथक हो जाएंगे तो क्या आप पढ़ा पाएंगे बच्चे को, नहीं। कार्य संगत और व्यवस्थित होते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यवस्थित तरीके से बात करनी पड़ेगी। गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी, ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है साहब, ये पॉजिटिव आंसर है।
विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्रित ना, उत्केंद्री का मतलब यहाँ कोलैबोरेटिव और इंटरेक्टिव वर्ड होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। गतिविधियां परस्पर, ये लो, ये गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती है। द ऑप्शंस आर एक्टिविटीज आर इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव, तब जाकर के आप सीख पाते हो बढ़िया तरीके से। क्यों? क्योंकि जब आप रचनावादी दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को देखते हो तो आप सक्रिय रूप से सहभागिता करते हो और सहयोग से आप अपना क्या करते हो, सीखते जाते हो। सहयोगात्मक शिक्षण बहुत ही जरूरी होता है किसी भी बच्चे के अमूर्त से मूर्त चिंतन की तरफ जाते हुए, ठीक है ना। 23 की बात कर लेते हैं, 23 बात कर लेते हैं। 23 क्या है? अच्छा 22 रह गया क्या? हाँ 22 की बात कर लेते हैं। 22 ये कहता है साहब, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोहलबर्ग, अब कोहलबर्ग की जो सिद्धांत पढ़ा है वो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अराउंड विच एथिक्स डू वेरी यंग चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग रिवॉल्व, एथिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, एथिक्स ऑफ लॉज, एथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। अरे इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत वही तो है, इड अहम परा अहम, ये तीनों ऑप्शंस जहां जस्टिफाई होते हैं उसको अहंकार की नैतिकता कहते हैं। यही तो इसका सिद्धांत है। कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है? यही तो है, इडिगो सुपर वाली अहम केंद्रित जो नैतिकता होती है वो प्रारंभिक अवस्था में बच्चे अपने दृष्टिकोण से सही गलत तय करने की बात करते हैं। वही आंसर में आपको साफ साफ ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ये हो गया 22 का थर्ड। 23वें की बात कर लेते हैं। लिंग्विस्टिक्स में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन क्या भैया? हार्ड ऑफ हियरिंग, पार्शियल लॉस ऑफ विजन, कलर ब्लाइंडनेस एंड डिस्ग्राफिया। आ गया वही, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसमॉर्फिया, डिसमेंसिया। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं था। लेखन वैकल्य यानी कि डिसग्राफिया आपका आंसर यहां पे हो जाता है, क्योंकि यहां पे सेंसरी इंपेयरमेंट होता है। सारे बच्चे को जितने भी ये अक्षमता संवेदी बाधिता होती है उनमें नेचुरली ही वो प्रॉब्लम होती है, ताकि आप उसको समझ पाए, उसके आंसर उसके तरीके से आप उसको समझा पाए, अगर आप टीचर हैं तो। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं, एक और बात कर ले। यदि बच्चों को शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। अब एक चीज बताइए, जो भी बच्चों का विकास होता है वह हर एक पक्ष से संबंधित होता है क्या? बिल्कुल होता है। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है, तो विकास का सिद्धांत यही कहता है कि हमेशा निरंतर ये चीजें चलती रहती हैं। तो दोनों के दोनों ठीक है, और कथन और कारण भी आपस में क्या है? करेक्ट है। कथन और कारण आपस में क्या करेक्ट है। अब जिनको यहां पे समस्या आई होगी, जिनको इस क्वेश्चन में समस्या आई होगी, अगर उन्होंने इसमें पॉजिटिव पक्ष अपना देखा होता, इस क्वेश्चन के क्या बोलते हैं, अपना पॉजिटिव दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं, अगर आपने उसको देखा होगा तो आप अपना आंसर आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि यहां पर नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं था। 25वें की बात कर लेते हैं, पेडागोजी का 25वां क्वेश्चन। रूढ़िवादी शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक चीज बताइए, अगर आपका प्रोग्रेसिव सोच है, अगर आपका प्रोग्रेसिव सोच है तो क्या आप रूढ़िवादी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। रूढ़िवादी शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स टू मैस्ट्री ओरिएंटेड गोल्स ही एक बात में जस्टिफाई करता आपके आंसर को। तो 25वें का ऑप्शन नंबर 1 आंसर करेक्ट है। 25वें का 1। शिक्षक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र के साथ परीक्षा केंद्रीय शिक्षा शास्त्र को लागू करना, ना, ये हो ही नहीं सकता, नेगेटिव बात कर रहा है। रचनात्मक आकलन के स्थान नैदानिक आकलन पालन करना, ना, ऐसा नहीं हो सकता। एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान में मानकीकृत पाठ्यक्रम, बिल्कुल नहीं। मानकीकृत वाला ऑप्शन पहले भी दे रखा था, हमने काटा था फटाक से, और आपको देखते ही समझ जाने के, ना भैया ये तो ना होने वाला, ये तो कतई ना होगा। 26वें की बात कर लेते हैं। 26 क्वेश्चन ये कहता है, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है? अरे एक चीज बताइए, जब आपका लंबाई और वजन बढ़ रहा है वो बात ठीक, यौन परिपक्वता से पहले ही कुछ ना कुछ हो जाता है, आपके शरीर में डेवलपमेंट आ जाता है, उसको कहते हैं वृद्धि में तेजी। आपका वृद्धि में तेजी, ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं उसको। ये ऑप्शन करेक्ट है, ग्रोथ स्पर्ट आपका करेक्ट है, क्योंकि मासिक धर्म, यौन विकासात्मक प्रक्रिया, ये तीनों के तीनों चीजें एक समय पे बाद ही आती हैं। और कुछ बच्चों में अगर तेजी से ग्रोथ दिखाई देता है तो उसका ग्रोथ स्पर्ट बढ़ा हुआ है, या वो अच्छे से वृद्धि कर रहा है, क्योंकि उसको सारे न्यूट्रिशंस टाइम टू टाइम मिल रहे हैं। अगर आप में भी
लग रहा है क्षमता, तो आप भी अच्छे से न्यूट्रिशन लीजिए और बढ़िए आगे, है ना, पहलवान बनिए भाई। कहते हैं सर्सन में थ्रू दो हाइट एंड बॉडी बिल्ड आर द प्राइमरीली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। The reasons is heredity and environment interact in their effects on development। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान से बस पढ़ना था, ध्यान से बस पढ़ना था, आंसर आपको मिल जाता। क्या मिल जाता? हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, लेकिन अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। आपको नहीं लगता कि ये बात सच है? हिंदी वाला ही पढ़ के समझ में आ गया कि ये बात बिल्कुल ठीक है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। अरे हाँ भैया, बिल्कुल ठीक बात ये कह रहा है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। रीजन और अभिकथन और कारण दोनों के दोनों ठीक है। कुछ लोग है ना जिनके जीन्स ही डेवलपमेंट हो भीमकाय शरीर के हो जाते हैं। कुछ लोग भाई दंड पेलते हैं, मेहनत करते हैं, अखाड़ा जाते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, जिम जाते हैं, पहलवानी कर करके शरीर बना लेते हैं काजू दूध खा करके। तो आप भी करो। पॉइंट ये है कि ये दोनों में पॉजिटिव आंसर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आंसर बिल्कुल भी ठीक था। अगर आपने इतना दिमाग लगाया होगा तो आपके आंसर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। आते हैं आगे। ये 28 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पेडागोजी का। कहानियां और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। हाँ यार, कहानी तो हम लोगों ने भी ऐसा ही पढ़ा है ना, है ना। अच्छा, 28 की बात करें। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। अब एक चीज बताइए, आपको नहीं लगता इसको पढ़ के इसमें पूर्वाग्रह की जैसी भावना आ रही है? आपको नहीं लगता कि इसको पढ़ करके नेगेटिव फीलिंग आ रही है? हम कहां देखते हैं कौन सी जो है फाइटर प्लेन जो है उड़ा नहीं रही है महिलाएं, कौन सा जो है लड़ाई पे या किसी आर्मी फोर्स में नहीं जा रही है महिलाएं? हर जगह तो है। तो आप पूर्वाग्रहों से बचिए और आप अपने आंसर को बताइए। चूंकि हमने किताबों में देखा है, रीजन दोनों की बात कर रहा है, और ये हमें अपने पूर्वाग्रह से बचने के लिए बात निकालनी पड़ेगी, इसलिए कारण और कथन दोनों के दोनों ठीक है। आप भले से आप इसको माने ना माने, बट ये दोनों बातें आपस में पूरक हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा हुआ है पहलवान पहलवान होवे है ना, विमेन्स थोड़ी स्नेही होती हैं, ये चीजें हम लोगों ने पहले से ना। माँ का दिल है ना, बाप का भी दिल होता है यार, माँ का दिल ही क्यों, है ना। 28 का थर्ड आंसर है भाई। 29 की बात कर लेते हैं। एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। अच्छा भैया, किस पे केंद्रित हो? अब अगर कक्षा बनाई जा रही है, कक्षा मीन्स क्लास बनाई जा रही है, तो आपको केंद्र करना किस बात पे भैया? सीखने की प्रक्रिया को समझाने, उसकी सराहना करने पर। उसको अच्छी अच्छी बातें बताओ, दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने पर ना। इस तरीके का कंपटीशन करते ही नहीं। अज्ञानी दिखने की शर्म से बचने के लिए ना, ऐसी करते ही नहीं। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना, ये तीनों नेगेटिव बात करें, आपको इसको हटा देना था। आपका आंसर पहला वाला करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का, और हम लोग एकदम पहुंच चुके हैं और समझ जाएंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। तो समकक्षी का मतलब जो पीयर्स होते हैं, आपके पीयर्स होते हैं, जो आपके आस पड़ोस वाले होते हैं, सोशलाइजेशन होता है, उससे फर्क तो पड़ता है साहब। आप इन्वायरमेंट का असर पड़ता क्यों? बचपन में परिवार ही तो होता है साहब, और परिवार का मतलब ये है पड़ोसी भी होंगे, और पड़ोसियों से आप सीखते ही सीखते हो। क्या सीखते हो? बदमाशी सीखते हो? नहीं, किशोरावस्था में साथियों का जो प्रभाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि वही व्यवहार, पहचान, मूल्य आदि का निर्माण करते हैं। इसलिए समकक्षियों का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि वही आपके आसपास रहते हैं। तो बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का सामाजिकरण अधिक प्रभाव पड़ता है। ये आपका आंसर करेक्ट है। ये 30 के 30 आंसर आप अपने से मिलाइएगा और बताइएगा कि आपके कितने सही होते हैं। बाकी के और जो क्वेश्चंस के पॉइंट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे अभी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।